नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। जिस तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, 24 घंटे में कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। 1,03,558 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना शुरू होने के बाद से रिकॉर्ड आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। पिछले साल 17 सितंबर को 97,894 केस आए थे और 24 घंटे में यहाँ पर 478 मरीजों की मौत हो गई है। और वहीं कोरोना के 7,41,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कुल देश में अगर बात की जाए तो कोरोना से 1,65,101 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटे में 52,847 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और तमाम सरकारें पुरजोर कोशिश कर रही हैं उसको कंट्रोल में करने की। वहीं हम ये भी बता दें आपको कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका कहर कोरोना की पहली और दूसरी लहर में क्या कुछ अंतर है, किस तरह का अंतर है, क्यों इतनी तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी सोनल मेहरोत्रा कपूर। वर्ड है ये सबके दिमाग में समय चल रहा है। फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव क्या ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है लोगों को, क्या इससे डेथ ज्यादा हो रही है, ये काफी सारी चीजों पर आजकल बातचीत चल रही है। तो हमने आपके लिए क्या किया है, हमने आपके लिए 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कर दिए हैं कि पहली वेव जब इंडिया में आई थी और सेकेंड वेव जो आई है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। और इससे ये पता चलेगा कि हमें अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, सरकार को अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, डॉक्टरों को अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, जिससे हम इस सेकेंड वेव को डील कर पाए। तो अभी हम पहला जो हमारा सेट ऑफ कंपैरिजन है उसकी तरफ देखते हैं। तो हमने जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव का कंपैरिजन लगाया है वो था जो फर्स्ट वेव आई थी करीब 17 सितंबर को, जब ऑलमोस्ट 98,000 केसेस हो गए थे। ये वो केसेस हैं जो एक दिन में आए हैं। एक दिन में इंडिया में 98,000 केसेस आए थे। ये 2020 का पीक था। कट टू अब अप्रैल 2021, जब हम ऑलरेडी 1 लाख तक के केसेस पर पहुंच गए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि वायरस इस बार ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है? दूसरा, अभी हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं, इससे ये पता चलेगा कि सिर्फ केसेस बढ़ना एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे आप ये वाला ग्राफिक देखिए, 2020 में हम 8,000 लगभग केसेस से करीब 98,000 केसेस तक गए ऑलमोस्ट 100 दिनों में। 100 दिन लग गए हमें 8,000 से करीब 98,000 तक जाने में। लेकिन अब 2021 में हम ऑलमोस्ट 8,000 केसेस से 1 लाख केसेस पहुंचे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आधे टाइम में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड वेव में वायरस है ये ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहा है और ज्यादा जल्दी से इंपैक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेथ्स के बारे में। क्या ज्यादा लोगों की मौत हो रही है इस बार? इसका अगर आप कंपैरिजन देखें तो वही जो पीक वाला समय था सितंबर में, करीब एक दिन में 1290 लाइव्स वर लॉस्ट। इतनी जाने जा रही थी एक दिन में। अभी का अगर आप केस देखें तो करीब 714 डेथ्स हुई हैं। तो पहला आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो फिर मतलब ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन मौतें जो हैं कम हो रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है डॉक्टर्स के थ्रू वो ये है कि अभी तक हमने सेकेंड वेव का पीक तो हिट ही नहीं करा है। और जब भी हम ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट हो जाते हैं और जल्दी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट कि क्या वो वायरस फाइट आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बाद में देखने को आएगा। तो ये जो फिगर है डेथ्स का, ये अगर बढ़ता है आने वाले दिनों में, जो डॉक्टर्स सैडली बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो ये दर्शाएगा कि वायरस जो सेकेंड वेव में है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा जल्दी से कर रहा है और ज्यादा लोगों की जान भी ले रहा है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो है इसे बोलते हैं आर फैक्टर। ये आर फैक्टर जो होता है, इसका मतलब होता है, जो मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। दैट मीन्स कि जो वायरस है वो कितना जल्दी लोगों में स्प्रेड हो रहा है। तो इसका जो पैरामीटर होता है इंटरनेशनली तैयार किया जाता है कि अगर 1% से या 1 पॉइंट से कम है तो आप ठीक हैं, 1 पॉइंट से ज्यादा है तो बहुत चिंता करने की जरूरत है। इस समय सेकेंड वेव के समय ये 1.3 तक पहुंच गया है और ये इतना
पूरे समय पर नहीं था। जब हम अपनी फर्स्ट वेव पर थे 2020 की, तब भी इतना नहीं था जितना ये इस समय है। तो ये एक और रीजन ऑफ वरी हो जाता है। अगला देखते हैं हम इसमें कंपैरिजन। तो हमने अब ये जानने की कोशिश करी कि कुछ स्टेट्स हैं जो हमेशा से ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, जहां ज्यादा वायरस बढ़ रहा है, और हमने देखा कि पहली वेव में कौन से स्टेट्स मैक्सिमम इंपैक्ट ले रहे थे और अब की बार में कौन से ले रहे हैं। तो पहले आप ये देख पा रहे हैं कि 2020 में कौन सी स्टेट्स में मैक्सिमम इंपैक्ट था। तो इसमें आपने देखा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। अब आप अगले ग्राफिक पर अगर चलें तो आप देख पाएंगे कि जो अभी की वेव है इसमें भी ऑलमोस्ट सेम स्टेट्स की बात हो रही है जहां मैक्सिमम केसेस आए हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। इसका क्या मतलब है? इसको देखने के दो तरीके। एक तो कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा टेस्ट करते हैं तो उनके नंबर ज्यादा आते हैं। महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स जो हैं और दिल्ली जो है, यहां पर बहुत मात्रा में टेस्टिंग होती है, बाकी के स्टेट्स ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो एक ये है कि इसकी वजह से यहां पर टेस्ट जो हैं और केसेस जो हैं अभी तक ज्यादा हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले आपको ये शायद समझ में आएगा कि अगर एक सिटी में, एक स्टेट में बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं तो वहां के लोगों को एंटीबॉडीज आ जानी चाहिए थी। लेकिन उन एंटीबॉडीज के बावजूद, वैक्सीन्स के बावजूद सेम स्टेट्स में क्यों फैल रहा है? क्योंकि अब वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है। वायरस अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, उसे पता है उसे सर्वाइव कैसे करना है। इसमें दुखद बात यह है कि ह्यूमन रेस, आपका और मेरा व्यवहार जो है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता जा रहा है। हमने फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में अभी अपनी बॉर्डर्स खोल दी हैं, एयर ट्रैफिक जो है वो खुल गया है नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए। पहले मास्क लगाने पर आपको फाइन लगता था, अभी ये सब नहीं है। और इसकी वजह से और इन सब के साथ साथ नए म्यूटेशन की वजह से अब हम एक और ज्यादा कड़ा एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं वायरस के साथ। और अभी जो सेकेंड वेव का वायरस है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा जाने भी ले सकता है और बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, इनफैक्ट अगर हम कह सकें दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और जहां जरूरत ना हो वहां ना जाएं। और दूसरा, वैक्सीन जब भी आपकी बारी आए तब जरूर लें। इनफैक्ट 2 स्टेट्स हैं कंट्री के जिन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि आप वैक्सीन जो हैं सबके लिए खोल दें। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग जो इसमें स्टैटिस्टिक निकल कर आया है कि किन लोगों को, किन एज ग्रुप्स को ये वायरस सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि 50 साल से ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में 40 से नीचे के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। मतलब जो देश के युवा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा ये वायरस अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप अपने देश का फ्यूचर, देश के युवाओं को बचाना चाहते हैं तो समय आ गया है कि इंडिया भी अपनी वैक्सीन सारे लोगों के लिए खोल दे। और इस पर अब एक मीटिंग भी होने वाली है, देखना यह है कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पंचायत चुनाव में अब फेमिना मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह भी उतर पड़ी हैं। दीक्षा जौनपुर के एक गांव में जन्मी है, लेकिन उनका परिवार गांव में ही गोवा में रहता है। वो बड़ी मॉडल हैं और म्यूजिक वीडियोस और वेब सीरीज में काम कर रही हैं। उन्हें देखने के लिए काफी लोग यहां पर जमा हो रहे हैं। दीक्षा बिल्कुल वैसी ही रिप्ड जीन्स पहन के प्रचार कर रही हैं जिसे तीरथ सिंह रावत कतई पसंद नहीं करते। अप्रैल की चमकीली धूप में आंखों पे सनग्लासेस हैं और हाथों को सनबर्न से बचाने के लिए लॉन्ग ग्लव्स। उन्होंने यहाँ के चित्तौड़ी गांव से 3रे दर्जे तक पढ़ा था, फिर उनका परिवार गोवा शिफ्ट हो गया, जहाँ उनके पिता का बड़ा बिजनेस है। वो कहती हैं कि इलाके के विकास के लिए उन्होंने चुनाव का ये रास्ता चुना है। अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना बदलाव आपको अपने घर से लाना पड़ता है। और अगर मैं अपने गांव, अपने घर में बदलाव नहीं ला सकती तो देश में बदलाव कहां से लाऊंगी। दीक्षा 2015 में फेमिना मिस इंडिया रनर अप चुनी गई थी और मिस बॉडी ब्यूटीफुल राउंड की विनर थी। उन्होंने तमाम बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। उन्होंने नेहा कक्कड़ के म्यूजिक एल्बम में और कई वेब सीरीज में काम किया है। वो कहती हैं कि उनकी किस्मत उन्हें वहां से यहाँ लाई है।
मैं गो विद द फ्लो सिस्टम में विश्वास रखती हूँ, जो कभी कभी किस्मत आपको एक तरह ले जाती है और आपको शायद सिर्फ अपना रास्ता देखना होता है, उसे बार बार सवाल नहीं करना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं सिर्फ अपनी तकदीर का पीछा कर रही हूँ। दीक्षा इस गांव से भले हों, लेकिन अब वो एक दूसरी दुनिया की बाशिंदा हैं। वो गांव-गांव खेत खलिहान की खाक छान रही हैं, किसी को गले लगाती हैं तो किसी के पांव छूती हैं, छोटे बड़े हर किसी के आगे हाथ जोड़ती हैं। लेकिन अपने प्रचार में वो खुद कुछ नहीं बोलती, उनके साथ चल रही महिलाएं उनके लिए वोट मांगती हैं। मैं इसी गांव से हूँ, छोटे से घर से। अगर यही दूध निकालती थी, यहीं खेतों में खेलती थी, और जब यहाँ से बाहर निकली तो महिला के अंदर इतनी क्षमता तो होती है कि वो मेहनत करे और फिर वापस आ जाए। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन की वजह से बड़ी तादाद में महिलाएं तो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन असलियत में उनका काम उनके पति करते हैं, ज्यादातर जिन्हें प्रधानपति कहा जाता है। लेकिन अगर इस तरह की महिलाएं चुनाव में आएंगी तो यूपी की ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं रेलवे की एक बड़ी कामयाबी की। भारतीय रेल के इंजीनियर्स ने कल दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल पर मेहराब रखने का काम पूरा करके एक बड़ी तकनीकी सफलता हासिल की है। आईफिल टावर से बड़े इस रेलवे पुल के जरिए अब अगले साल तक कश्मीर रेल के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट। चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे पुल का आखिरी मेहराब भी सोमवार को रख दिया गया। भारतीय इंजीनियरिंग का ये नायाब कारनामा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए रेल मंत्री से लेकर दुनिया भर के लोगों ने देखा। चिनाब नदी पर बन रहा 467 मीटर ऊंचा ये पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। आर्च तकनीक पर बना ये दुनिया का पहला सबसे ऊंचा पुल है। जो आर्च तकनीक है ये 2000 साल पुरानी तकनीक है और रोमन्स के वक्त ये आर्च तकनीक उन्होंने इजाद किया था इसको। और एक मेहराब, पहले वो पत्थर काट कर एक मेहराब की तरीके से उसको जोड़ते और फिर एक जो है एक विशाल पत्थर से उसको कनेक्ट कर देते। चिनाब नदी पर तकनीकी जटिलता के लिहाज से आर्च रखने को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। आर्च ब्रिज में आर्च ब्रिज की जान होती है, तो उस लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। आर्च कंप्लीट हो गई है। अब ये आर्च इसका अकेला लोड बेयरिंग मेंबर है और लोड बेयरिंग मेंबर कंप्लीट होने के बाद बाकी निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो हमें आशा है कि लगभग 1 वर्ष में हम इस ब्रिज को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह। श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002 में हुई थी। 272 किलोमीटर के इस रेल प्रोजेक्ट में 161 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। बाकी कटरा से लेकर बनिहाल तक 111 किलोमीटर रेल मार्ग में से 87 किलोमीटर सुरंग है। अब चिनाब रेलवे ब्रिज बनने से 2022 तक कश्मीर रेल मार्ग के जरिए भारत से जुड़ जाएगा। इस पुल के निर्माण से जम्मू एवं कश्मीर भारत के विभिन्न भागों से जुड़ जाएगा तथा रेल यात्रियों को एक नया, सीधा, तीव्र गति का रेल संपर्क मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर एवं व्यापारियों के लिए व्यापार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। इस रेलवे प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है क्योंकि इसे जिस इलाके से गुजरना है उसके एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहद है। नई दिल्ली से रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।